सो आर टुडेज सेशन इज़ ऑन मीडियन नर्व और मीडियन नर्व पर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, बेसिकली मीडियन नर्व पे लॉन्ग क्वेश्चंस ही आता है। सो 45-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ पिंस एंड नीडल। कीवर्ड्स आप देखिए, लेटरल 2/3 ऑफ द पाम, पामर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 3.5 फिंगर्स ऑफ अ राइट हैंड। और पेन रात में बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में आप मसल एक्शन नहीं हो रही होती है, इसलिए जो एडिमा है वो बढ़ जाता है। ये बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम है और कार्पल टनल सिंड्रोम में वेस्टिंग ऑफ थिनार एमिनेंस। सो थिनार एमिनेंस जहाँ पर भी आएगा, इट इज़ इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द मीडियन नर्व, hyposthesia to light touch and pinprick sensation on palmar aspect of lateral 3.5 finger. So each keywords are indicating towards the median nerve. Here there is one important point, however the skin over thenar eminence is अनएफेक्टेड, क्योंकि कार्पल टनल के पहले ही पामर क्यूटेनियस ब्रांच निकल जाती है, तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच अनएफेक्टेड होती है, जो कि स्किन ओवर थिनार एमिनेंस को सप्लाई कर रही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ये कार्पल टनल है, पहले क्वेश्चन का आंसर। बाउंड्रीज कार्पल टनल यू हैव टू लर्न, क्योंकि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आई एम नॉट गोइंग टू टीच हियर। सो हाउ दिस कार्पल टनल इज फॉर्म, कि कौन कौन सी आपकी कार्पल्स इन्वॉल्व हैं और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का अटैचमेंट कहाँ होता है, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। एंड ये मीडियन नर्व है। और वाई डज पेन इंक्रीज, आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज रात में पंप एक्शन ऑफ मसल्स नहीं है, तो सारा एडिमा बढ़ जाता है, कार्पल टनल और बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द मोस्ट रिलायबल क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो द मोस्ट रिलायबल क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बेसिकली कफ कंप्रेशन टेस्ट। और कफ कंप्रेशन टेस्ट में पेन और पैरासिसिया एग्रीवेट हो जाएगा, सब चीज़ें बढ़ जाएंगी एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस इज अ केस ऑफ कार्पल टनल। सेम केस हियर, बट यहाँ पर बस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बदल गया है। यहाँ पर 28-year फीमेल इन 3rd trimester प्रेगनेंसी, बिकॉज यू सी कार्पल टनल कैन अकर इन टेनोसाइनोवाइटिस, मिक्स एडिमा, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, डिसलोकेशन ऑफ लूनेट एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ रिस्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की वजह से एडिमा है और इतनी सारी स्ट्रक्चर्स इतने नैरो स्पेस से पास कर रही हैं, इसमें मीडियन नर्व दब जाती है। सो हियर द क्वेश्चंस आर सेम। सो आई थिंक इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देन यू आर एबल टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ मीडियन नर्व। नाउ यू सी द मीडियन नर्व इज द प्रिंसिपल नर्व ऑफ फोर आर्म। अब ये मीडियन इसलिए है क्योंकि ये अल्नर और रेडियल नर्व के बीचों बीच रन करते हुए फोर आर्म में आ रही है। सो आपने इसका नाम क्यूबाइटल फोसा में बार बार पढ़ा हुआ है, द रिलेशन MBBR, द मीडियन नर्व, द ब्रेकियल आर्टरी, द बाइसेप्स ब्रेकियाई टेंडन एंड द रेडियल नर्व। सो दिस इज़ योर मीडियन नर्व। सो ये इसके ऊपर इसका क्या कोर्स है और इसका आगे जाने के बाद हैंड तक इसका क्या कोर्स है, फर्स्ट विल सी इन शॉर्ट। नाउ हाउ इट passes underneath the flexor retinaculum, that is carpal tunnel. And yes, so I have made this simple diagram, and so it this represents, this is the medial side, though this side is medial, this is lateral side, so this side is lateral and this is superior, and this is your hand side. Now what happens, there is one lateral root of median nerve, there is a medial root of median nerve. So lateral root is coming from lateral cord or brachial plexus, and medial root is coming from medial cord of brachial plexus. So the root value if you see, C5, C6, C7 lateral root बना रहा है, C8, T1 medial root बना रहा है, दोनों Y के फॉर्म में मिलकर यहाँ median nerve बना रहे हैं. So you see this is the Y. अब जो medial root है वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी के रिलेशन में पड़ा हुआ है. नाउ यू सी दिस मीडियन नर्व इज कमिंग and it has been formed, it is running in axilla. As soon as it crosses the lower border of teres major, it has entered in the area of arm. जब arm में ये जा रही होती है straight, then it takes a turn to cross the brachial artery. So initially you can see it is running lateral to brachial artery, then it is coming in front of brachial artery, and now it has come on the medial side of the brachial artery. Okay, so ये बहुत important relation है, because median nerve यहाँ पर जो brachial artery को cross कर रही है lateral to medial पर, तो वो exact point क्या है जहाँ पर ये crossing हो रही है. So that exact point is mid humerus और इंसर्शन ऑफ कोराकोब्रेकियालिस. कोराकोब्रेकियालिस का जहाँ इंसर्शन ह्यूमरस पर रहता है वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और भी फैक्टर्स हैं, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसी जगह पर मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर रही होती है. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल कम स्ट्रेट and will enter into the cubital fossa. So this is the cubital fossa, this triangular space. So this is the base of cubital fossa जो दोनों lateral और medial epicondyles को मिलाने से बना है. This is apex जहाँ पर pronated teres और brachioredalis के fibers क्रॉस कर रहे हैं. brachioredalis बेसिकली क्रॉस कर रहा है इसके ऊपर से इन fibers के.
Now you see the contents of cubital fossa, you all know. So the median nerve is the most medial content, then you see the brachial artery, then you see biceps tendon, and now you see the radial nerve. Now the biceps tendon जब अल्ना की तरफ अपने एक एपोनेुरोसिस सेंड करता है, so this एपोनेुरोसिस is basically crossing over the median nerve. So median nerve को इसने ढक रखा है. अब median nerve को जाना है forearm में और आगे की तरफ. Then what will it do? It will पास बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटेड टीरिस. तो ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के लिए कि द मीडियन नर्व लीव्स क्यूबाइटल फोसा पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटेड टीरिस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये यहाँ पर एंट्रैप भी हो सकती है. इस जगह में ये एंट्रैप यानी दब सकती है, उसकी वजह से मीडियन नर्व इंजरी के फीचर्स आ सकते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल पास थ्रू फोरआर्म. क्यूबाइटल फोसा को छोड़ने के बाद प्रोनेटेड टीरिस के हेड्स के आने के बाद ये फोरआर्म में रन कर रही है. जब ये फोरआर्म में रन कर रही है तो इसने अपनी ब्रांचेस मीडियल साइड में देनी स्टार्ट की. इसने फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, palmaris longus and flexor digitorum superficialis को ब्रांचेस दी. सो यू नो कि फ्रंट ऑफ फोरआर्म में सुपरफिशियल मसल्स होती है. अगर इस तरह से देखें मीडियल साइड में अपना पाम रख के और सारी फिंगर्स को फैन आउट करते हैं तो सबसे पहली मसल हमें प्रोनेटेड टीरिस दिखती है, फिर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, देन palmaris longus, देन फ्लेक्सर digitorum superficialis, देन फ्लेक्सर कार्पाई alaris. So you see it is supplying all the muscles like pronated teres, the flexor carpi radialis, the palmaris longus, the flexor digitorum superficialis except flexor carpi ulnaris. So flexor carpi ulnaris में ulnaris है तो ulnar nerve supply कर रही है इसको. तो here you see all the flexors supplied by superficial flexor supplied by median nerve except flexor carpi ulnaris. Now what happens? इसने medial side में ये सारी ब्रांचेस दे दी हैं. अब इसके बाद में होता ये है कि जो ये लेटरल साइड में कुछ ब्रांचेस दे रही है उसके लिए ये पहले एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व बनती है. सो इसकी एक ब्रांच है क्यूबाइटल फोसा से निकलते ही. दिस इज एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच, डीप है ये भी. सो एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच इज सप्लाइंग द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस विच इज डीप मसल ऑफ फोर आर्म. फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का सिर्फ लेटरल हाफ, सो दैट इज ऑल्सो डीप मसल, एंड द प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल. सो ऑल दीज मसल्स आर बीइंग सप्लाइड बाय एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व. नाउ इट इज ऑल्सो गिविंग ब्रांच टू रिस्ट एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पर एक एपोनेुरोटिक टनल होती है बिकॉज ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के दो हेड्स होते हैं, अल्नर एंड ह्यूमरल हेड. तो यहाँ पर इसके नीचे से ये पास करते हुए और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के डेप्थ में चल रही होती है. फिर जब 5 सेंटीमीटर रिस्ट के पहले ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन के लेटरली पास करती हुई बाहर आती है. वैसे तो इसके नीचे चल रही थी, अब इसके लेटरल एस्पेक्ट से बाहर निकलती हुई दिखती है. और जैसे ही वो बाहर निकलती है एक ब्रांच दे देती है, दैट इज़ योर पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ लाइक थिनर एमिनेंस के लिए जा रही है. सो पामर क्यूटेनियस ब्रांच. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू सी पामर क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ है? ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जस्ट ऊपर है. तो अगर कुछ भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर मीडियन नर्व दब रही है तो क्या ये पामर क्यूटेनियस नर्व को कुछ हो रहा है? नो, इट अपने आप ये पहले ही निकल चुकी है और ये सप्लाई दे चुकी है थिनर एमिनेंस की स्किन को. तो क्वेश्चंस में ना था ना कि कार्पल टनल के दोनों क्वेश्चंस है और उसमें था कि पामर क्यूटेनियस ब्रांच एक्चुअली स्पेयर्ड थी, इसलिए थिनर एमिनेंस के ऊपर की स्किन की सेंसेशंस नहीं गई थी. अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है और इस जगह में ही कट करता है एग्जैक्ट रिस्ट के ऊपर वाले एरिया में लाइक दिस जहाँ से पामर क्यूटेनियस ब्रांच निकल रही, तो उस केस में ये क्वेश्चन में आ सकता है कि थिनर एमिनेंस की स्किन भी अफेक्टेड थी, वहाँ पर भी सेंसेशन नहीं थे. क्योंकि ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच कट गई है. सुसाइडल कट्स में एक्चुअली जस्ट ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर कट्स, तो ये ब्रांच चली जाती है. सो नाउ इट हैज़ क्रॉस्ड अंडरनीथ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम द मीडियन नर्व, और ये पामर क्यूटेनियस ब्रांच सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम निकल कर जाती है. तो नाउ जैसे ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डेप्थ से आगे आ रही है तो ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस सबकी टेंडेंस के ऊपर है
और इतने सारे 9 टेंडन्स के साथ में ये नर्व आ रही है और काफ़ी सारा टिश्यू है यहाँ पर, तो कंप्रेशन का काफ़ी चांस होता है। तो इस एरिया में कार्पल टनल सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ योर कार्पल टनल। नाउ जैसे ये आगे आती है फ्लैट हो जाती है, और फ्लैट होने के बाद इट गिव्स लेटरल ब्रांच एंड मीडियल ब्रांच। सो दिस लेटरल ब्रांच सडनली गिव्स this recurrent branch, and this recurrent branch is supplying the muscles of thenar eminence, ab of muscles, abductor pollicis brevis, opponens pollicis, and F is flexor pollicis brevis. सो इसने एब ऑफ मसल्स को सप्लाई कर दिया, एक्सेप्ट डीप हेड ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रीविस। ओके, तो अब इसके बाद ये आगे जाती है तो 3 डिजिटल ब्रांचेस दे दी। ऐसे जो मीडियल वाली ब्रांच थी उसने फर्स्ट सेकेंड लम्ब्राइकल को सप्लाई किया और 2 डिजिटल ब्रांचेस दे दी। बेसिकली ये सारी डिजिटल ब्रांचेस जा कर के सप्लाई करेंगी इस एरिया को, लाइक पामर एस्पेक्ट में कुछ बुक्स 3.5 लिखती हैं, कुछ बुक्स 2.5। सो हियर यू कैन सी 2.5 फिंगर्स के ऊपर, डिजिट्स के ऊपर सब जगह सप्लाई हो रही है। नॉट ओनली ऑन पामर एस्पेक्ट, यू विल सी द नेल बेड्स on the dorsal aspect also being supplied here, like thumb area and these 2 digits. Now this is your dorsal aspect. So later we see what happens if injury to median nerve takes place. So injury can happen at elbow or mid forearm or wrist और एट द लेवल ऑफ कार्पल टनल। सो मोस्टली तो कार्पल टनल पे कोई क्वेश्चन आता है, बट अगर ये मैथ्स की तरह होता है, अगर आप देखो एल्बो इंजरी है तो यानी आर्म से जो फोर आर्म में आ रही लगभग इस जगह पर अगर इसको इंजरी है तो क्या होगा। उसके पहले वो जितनी भी ब्रांचेस देनी थी दे चुकी है, पहले तो फिलहाल तो कोई ब्रांच नहीं दी है, लेकिन हाँ इस एरिया में आने के बाद पहली ब्रांच इसने क्या दी, प्रोनेटेड टीडिस को। तो प्रोनेटेड टीडिस को ब्रांच नहीं मिलेगी क्योंकि इस जगह में इंजरी हो गई है एल्बो पर। तो कब कब हो सकती है ऐसी इंजरी, इट कैन हैपन इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सो यहाँ पर ये पिक्चर छुप जा रही है। सो सुप्राकॉन्डाइलर एवरीबडी नोज कॉन्डाइल्स के ऊपर ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है, तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है और उसकी वजह से या टाइट टॉर्निके बांध दिया जाए, बहुत टाइट टॉर्निके वेनी पंक्चर के समय बांध दे तब भी एल्बो के ऊपर इंजरी हो सकती है, या प्रोनेटेड टीडिस के दोनों हेड्स के बीच में एंट्रैप हो जाए तब भी इंजरी हो सकती है। तो होगा क्या, सबसे पहले तो प्रोनेटेड टीडिस की सप्लाई चली जाएगी, तो पेशेंट प्रोनेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ सुपिनेट करके रखेगा। अब आप देखो सारे फ्लेक्शर्स चाहे सुपरफिशियल हो, चाहे डीप फ्लेक्शर्स हों, चाहे थिनार एमिनेंस की मसल्स हों, चाहे लम्ब्राइकल्स, एवरीथिंग विल बी गॉन। जितना ऊपर इंजरी होती है उतना ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो यू सी यहाँ पर प्रोनेटेड टीडिस गई, इसके अलावा सारे फ्लेक्सर्स चले हो गए हैं, तो फ्लेक्शर रिस्ट पे नहीं हो पाएगा। बट यू सी वीक फ्लेक्शन रिस्ट पर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस इज अनअफेक्टेड बिकॉज इट वॉज सप्लाइड बाई अल्नर nerve, एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का सिर्फ लेटरल पार्ट यहाँ सप्लाइड था, तो मीडियल पार्ट अभी भी एक्टिव है। तो यू सी दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो वीक फ्लेक्शन एट रिस्ट इज पॉसिबल हियर। नाउ will there be flexion at interphalangeal joint in index and middle finger, because flexor digitorum superficialis का ये टेंडन इंडेक्स फिंगर में जा रहा होता है। तो जब भी हमें फोर आर्म इंजरी को टेस्ट करना है, फोर आर्म में इंजरी को टेस्ट करना है या एल्बो के जस्ट नीचे अगर हमें टेस्ट करना है, तो हमेशा इंडेक्स फिंगर को देखा जाता है। अगर इंडेक्स फिंगर इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर फ्लेक्स कर पा रही है तो एक अलग केस हो जाता है, यहाँ पर इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर वो फ्लेक्स नहीं कर पाएगी। देयर विल बी नो फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ओके, बेसिकली इंडेक्स और मिडिल फिंगर अफेक्ट हो जाएंगे। सो व्हाट हैपन, क्या क्या हुआ यहाँ पर हमने देखा, प्रोनेटेड टीडिस एंड ऑल द फ्लेक्सर्स सब कुछ चला गया आगे का। तो सारी इंजरीज़ की वजह से आपका हार्ट सुपाइन में होगा। देयर विल बी नो फ्लेक्शन एट इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पर भी फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। नाउ अडक्शन पॉसिबल रहेगा क्योंकि एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस बचे हुए हैं। अब हम मिड फोर आर्म में इंजरी करते हैं, मतलब प्रोनेटेड टीडिस को बचा लिया है, उसके लिए सप्लाई निकल गई है, फ्लेक्सर कार्पाई के लिए निकल गई है, इंट्रोशियस पामरिस लाइक ऑलमोस्ट एट दिस लेवल जहाँ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस के सप्लाई जा रही थी, उससे जस्ट पहले अगर इंजरी हो जाती है मिड फोर आर्म पे, तो इसमें क्या है बेसिकली इंडेक्स फिंगर, बिकॉज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन इंडेक्स फिंगर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसकी यहाँ पर टेस्टिंग होती है। तो इंडेक्स फिंगर
में प्रॉब्लम आ जाएगी। नाउ एट द लेवल ऑफ रिस्ट, अगर रिस्ट पर कट करें यानी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जस्ट ऊपर यहाँ पर कोई सुसाइडल कट्स की वजह से हो जाता है, तो यहाँ पर थिनार एमिनेंस की स्किन का सेंसेशन भी चला जाएगा, एंड देर विल बी एप थम डिफॉर्मिटी बिकॉज थीनर एमिनेंस विल बी गॉन। सो ये थीनर एमिनेंस की मसल है, अगर मैं यहाँ नर्व को कट कर दूँ तो कैसे सप्लाई मिलेगी, तो थीनर एमिनेंस चला गया तो एप थम। तो एप थम डिफॉर्मिटी होती क्या है बेसिकली, हम एनाटॉमिकल पोजीशन में जब ह्यूमन अपना हाथ रखते हैं तो सारी फिंगर्स, मतलब अगर हम अपने हाथ को देखें तो उसका जो थंब है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर उसकी सरफेस होती है। लाइक अगर मैं अपना हाथ ऊपर की तरह रखूँ तो रूफ को देख रही हैं सारी फिंगर्स, और थंब की स्किन जो है वो अपोजिट साइड में देख रही होती है। बट इन एप्स यू सी, एप्स में सारी फिंगर्स की सरफेस एक ही डायरेक्शन में है। लाइक अगर आप प्रोनेटेड हैंड में हैं तो सारी की सारी छत की तरफ स्किन डायरेक्टेड है। बट एप्स में ऐसा नहीं है, मतलब एप्स में ऐसा होता है बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है। तो अगर थंब लेटरली रोटेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं एप थंब डिफॉर्मिटी। What is Benedict's attitude? So we have talked about कि interphalangeal joints of index and middle finger सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं अगर हम मिड फोर आर्म में इंजरी करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर कार्पा एल्नारिस तो इंटैक्ट है, तो इन दोनों फिंगर्स में, रिंग और लिटिल फिंगर में फ्लेक्शन हो पा रहा है। सो इसकी वजह से ये बेनेडिक्ट्स एटीट्यूड हो जाता है, जैसे आशीर्वाद दे रहा है उस तरह का एटीट्यूड है ये। एंड दिस इज एप थंब डिफॉर्मिटी। नाउ व्हाट विल हैपन इन कार्पल टनल, वी हैव टॉक्ड अबाउट। सो कार्पल टनल में थिनार एमिनेंस की स्किन अनअफेक्टेड रहती है। सो दिस इज़ या सो दे आर फ्यू टेस्ट्स। अगर कार्पल टनल का पेशेंट आता है और आप इस तरह से दोनों हाथ को, उनके दोनों हैंड्स को एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस करने को कहते हो, देन यू सी the pressure in carpal tunnel will increase, the pain will increase. So this is known as Phalen's test. It is done in compression of median nerve in carpal tunnel. Now what is the Stinel sign at the area of flexor retinaculum? If you just tap, the patient will feel the pain more. So these are the areas of loss of sensation and tingling sensation. So this is the palmar aspect, 3.5 fingers and palm you can see, and also on the nail beds on the dorsal aspect 3.5. Now I think we have done, there is no need to see these complicated picture, and thanks for watching.